डियर स्टूडेंट, इस महत्वपूर्ण वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं आज बीए बीएससी बीकॉम बीबीए बीसीए बीएचएससी सेकंड ईयर का फाउंडेशन कोर्स जिसका नाम है हिंदी भाषा। यानी आपका जो प्रथम प्रश्न पत्र है हिंदी भाषा, उसके बारे में हम इस वीडियो के अंतर्गत पढ़ेंगे। तो साथियों, मैं डॉक्टर दीपेंद्र कुमार शर्मा आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म केमिस्ट्री बाय डी शर्मा से आपके साथ जुड़ा हुआ हूं और हम बात करेंगे यहाँ पर सेकंड ईयर के आधार पाठ्यक्रम को अकॉर्डिंग टू न्यू एजुकेशन पॉलिसी फॉर एमपी कॉलेज स्टूडेंट। तो मध्य प्रदेश के कॉलेजों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए नई शिक्षा नीति के अनुसार आधार पाठ्यक्रम अर्थात हिंदी भाषा और कोर्स का शीर्षक है भाषा और संस्कृति। उसकी यूनिट 2 का फर्स्ट पार्ट हजारी प्रसाद त्रिवेदी की परिचय पाठ नाखून क्यों बढ़ते हैं ललित निबंध। तो ये ललित निबंध है क्या, उसकी तरफ हम लोग चलते हैं और उसके बाद कुछ इसके एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन यानी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चनों को भी हम लोग सोल्व करेंगे। हजारी प्रसाद त्रिवेदी परिचय पाठ नाखून क्यों बढ़ते हैं ललित निबंध। लेखक का परिचय थोड़ा देख लेते हैं हम लोग। लेखक का नाम है हजारी प्रसाद त्रिवेदी। जन्म 9 अगस्त 1907 ईस्वी उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के आरथ दुबे के छपरा नामक गांव में हुआ था। मृत्यु 19 मई 1979 को हुई थी। पिता का नाम श्री अनमोल द्विवेदी, माता का नाम श्रीमती ज्योतिषमती था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा घर पर ही संस्कृत माध्यम में हुई। उच्च शिक्षा के लिए काशी हिंदू विश्वविद्यालय गए, वहाँ से इन्होंने ज्योतिषाचार्य की उपाधि प्राप्त की। कबीर पर गहन अध्ययन करने के कारण 1949 में लखनऊ विश्वविद्यालय ने इन्हें पीएचडी की मानक उपाधि से सम्मानित किया। 1957 में भारत सरकार द्वारा इन्हें पद्म भूषण उपाधि से भी सम्मानित किया गया। इनकी प्रमुख साहित्य रचनाएं अशोक के फूल, कुटच, कल्पता, वाणभट्ट की आत्मकथा, पुनर्नवा, चारू चंद्रलेख, अनामदास का पोथा, हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास, हिंदी साहित्य की भूमिका आदि इनकी ये प्रमुख रचनाएं हैं। जिस पाठ को हम पढ़ने जा रहे हैं उसका हम लोग संक्षिप्त परिचय देख लेते, उस पाठ की तरफ चलते हैं। प्रस्तुत निबंध नाखून क्यों बढ़ते हैं में मनुष्य की मनुष्यता का साक्षात्कार कराया गया है। लेखक के अनुसार नाखून का बढ़ना मनुष्य की पार्श्ववृत्ति का प्रतीक है और उन्हें काटना या न बढ़ने देना उसमें निहित मानवता का। आज से कुछ ही लाख वर्ष पहले मनुष्य जब वन मानुष की तरह जंगल में रहता था उस समय नख ही उसके अस्त्र थे, यानी कि नाखून उसके अस्त्र थे। आधुनिक मनुष्य ने अनेक विनाशकारी अस्त्र शस्त्रों का निर्माण कर लिया है। अतः नाखून बढ़ते हैं तो कोई बात नहीं, पर उन्हें काटना मनुष्यता की निशानी है। हमें चाहिए कि हम अपने भीतर रह गए पशुता के चिन्हों को त्याग दें और उसका स्थान पर मनुष्यता को अपनाएं। साथियों, हम चलते हैं पूरे परिचय पाठ की तरफ। अब प्रश्न ये आता है कि परिचय पाठ को पढ़ने की आवश्यकता क्यों है। इस पाठ को पढ़ने की आवश्यकता क्यों? तो साथियों, इस पाठ को पढ़ने की आवश्यकता हमें इसलिए क्योंकि इस पाठ को हम लोग पढ़ेंगे समझेंगे तो एमसीक्यू जो क्वेश्चन आएंगे उनके जवाब हम आसानी से दे सकेंगे। यदि हम सिर्फ और सिर्फ यदि हम कहें कि सिर्फ और सिर्फ ओनली हम लोग एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन या मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्नों को पढ़कर जाएंगे तो हम उनके उत्तर नहीं दे पाएंगे। इसलिए आपका पाठ को डिटेल में पढ़ना चाहिए जिसको हम यहाँ पर लेके आए हैं। बच्चे कभी कभी चक्कर में डाल देने वाले प्रश्न कर बैठते हैं। इस पूरे संपूर्ण पाठ को हम देख रहे हैं। पाठ ज़्यादा बड़ा नहीं है, 8 से 10 मिनट में पाठ खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम लोग इसके एमसीक्यू क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, यानी वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की तरफ। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी की जो कहानी है, जो कविता है, जो ललित निबंध उन्होंने लिखा है उसके बारे में हम बात करते हैं। बच्चे कभी कभी चक्कर में डाल देने वाला प्रश्न कर बैठते हैं। अल्पज्ञ पिता बड़ा दयनीय जीव होता है। मेरी छोटी लड़की ने जब उस दिन पूछ दिया कि आदमी के नाखून क्यों बढ़ते हैं तो मैं कुछ सोच ही नहीं सका। हर तीसरे दिन नाखून बढ़ जाते हैं। बच्चे कुछ दिन तक अगर उन्हें बढ़ने दें तो माँ बाप अक्सर उन्हें डांट करते हैं, पर कोई नहीं जानता कि ये अभागे नाखून क्यों इस प्रकार बड़ा करते हैं। काट दीजिए, वे चुपचाप दंड स्वीकार कर लेंगे, पर निर्लज्ज अपराधी की भांति फिर
छूटते ही सेंध पर हाजिर होते। आखिर ये इतने क्यों बेहया होते हैं? तो यहाँ किसको बेहया कहा गया है? नाखून को कहा गया है। कुछ लाख ही वर्षों की बात है जब मनुष्य जंगली था और वन मानुष जैसा था, यानी कि जंगलों में रहता था। वन मानुष का मतलब कि जंगली जानवर के जैसा जीवन जीता था। उसे नाखून की जरूरत थी। उसकी जीवन रक्षा के लिए नाखून बहुत जरूरी थे। असल में वह उसके अस्त्र थे। दांत भी थे, पर नाखून के बाद ही उनका स्थान आता था। उन दिनों उन दिनों उसे जूझना पड़ता था, प्रतिद्वंदियों को पछाड़ना पड़ता था। नाखून उसके लिए आवश्यक अंग था। फिर धीरे धीरे वह अपने अंग से बाहर की वस्तुओं का सहारा लेने लगा। पत्थर के ढीले और पेड़ की डाले काम में लाने लगा। जिस प्रकार से रामचंद्र जी की वानर सेना के पास ऐसे ही अस्त्र थे। उसने हड्डियों के भी हथियार बनाए। इन हड्डियों के हथियारों से सबसे मजबूत और सबसे ऐतिहासिक था देवताओं के राजा का वज्र, जो दधीचि मुनि के हड्डियों से बना था। मनुष्य और आगे बढ़ा। उसने धातु के हथियार बनाए जिनके पास लोहे के अस्त्र और शस्त्र थे। वे विजय हुए। देवताओं के राजा तक को मनुष्य के राजा से इसलिए सहायता लेना पड़ती थी कि मनुष्यों के राजा के पास लोहे के अस्त्र थे, क्योंकि देवताओं के राजा इंद्र के पास तो क्या था? हड्डियों का अस्त्र था। असुरों के पास अनेक विद्याएं थी, पर लोहे के अस्त्र नहीं थे। शायद घोड़े भी नहीं थे। आर्यों के पास ये दोनों चीजें थी। आर्य विजय हुए। फिर इतिहास अपनी गति से बढ़ता गया। नाग हारे, सुपर्ण हारे, यक्ष हारे, गंधर्व हारे, असुर हारे, राक्षस हारे। लोहे के अस्त्रों ने बाजी मार ली। इतिहास आगे बढ़ा। पलित वाली बंदूकों ने, कारतूसों ने, तोपों ने, बमों ने, बम वर्षक वायुयानों ने इतिहास को किस कीचड़ भरे घाट तक घसीटा है, यह सबको मालूम है। नखदर मनुष्य अब एटम बम पर भरोसा करके आगे की ओर चल पड़ा है, पर उसके नाखून अब भी बढ़ रहे हैं। अब भी प्रकृति मनुष्य को उसके भीतर वाले अस्त्र से वंचित नहीं कर रही है। अब भी वह याद दिला देती है कि तुम्हारे नाखून को भुलाया नहीं जा सकता है। तुम वही लाख वर्ष के नख दंत लंबी जीव हो, पशु के साथ एक ही सलाह पर विचरने वाला और चरने वाला है। पशु के साथ एक ही सतह पर विचरने वाला और चरने वाला है। यानी कि जिस मनुष्य के नाखून होते हैं वो पशु के तुल्य होता है, यदि हम इसके अनुसार कह सकते हैं। तत किम ततः किम, मैं हैरान होकर सोचता हूं कि मनुष्य आज अपने बच्चों को नाखून न काटने के लिए डांटता है। किसी दिन कुछ थोड़े लाख वर्ष पूर्व अपने बच्चों को नाखून नष्ट करने पर डांटता रहा होगा। अभी हम देखते हैं वर्तमान समय में कि बच्चों के नाखून बढ़ जाते हैं, फिर भी माता पिता कुछ नहीं कहते हैं। पर यदि हम आज से 10 साल पूर्व चलें, 15 साल पूर्व चले, तो यदि आपके नाखून थोड़े से बढ़ते तो स्कूल में भी आपको डांट लगती थी। लेकिन प्रकृति की वह अब भी नाखून को जिलाए जा रही है, और मनुष्य की वह अब भी उसे काटे जा रहा है। वे कमबख्त रोज बढ़ते हैं। कौन बढ़ते? नाखून रोज बढ़ते हैं, क्योंकि वे अंधे हैं। अंधा कौन है साथियों इस कविता के अंदर? नाखून अंधे हैं। नहीं जानते कि मनुष्य इसको कोटि कोटि गुना शक्तिशाली अस्त्र मिल चुका है। मुझे ऐसा लगता है कि मनुष्य अब नाखूनों को नहीं चाहता है। साथियों, बड़ी सारगर्भित ललित निबंध है साथियों ये। उसके आगे चलते हैं। उसके भीतर बर्बर युग का कोई अवशेष रह जाए, यह उसे असहाय है। लेकिन यह कैसे कहूँ? नाखून काटनों से नाखून काटने से क्या होता है? मनुष्य की बर्बरता घटी कहाँ है? वह तो बढ़ती जा रही है। मनुष्य के इतिहास में हिरोशिमा का हत्याकांड बार बार थोड़े ही हुआ है। यह तो उसका नवीनतम रूप है। मैं मनुष्य के नाखून की ओर देखता हूँ और कभी कभी निराश हो जाता हूँ। यह उसकी भयंकर पार्श्ववृत्ति का जीवन प्रतीक है। तो साथियों, नाखून किसका प्रतीक है? तो उसकी पार्श्ववृत्ति का प्रतीक नाखून है। मनुष्य की पशुता को जितनी बार भी काट दो वह मरना नहीं जानती है। कहने का मतलब है इस निबंध के अंदर कि आप नाखून बार बार काटते तो बार बार उग जाता है। मतलब यदि हम कहें तो नाखून किसका प्रतीक है? पार्श्ववृत्ति का प्रतीक है, पशुता का प्रतीक है। साथियों, ये बात मैं कह रहा हूं हजारी प्रसाद त्रिवेदी के अनुसार।
कुछ हजार साल पहले मनुष्य ने नाखून को सुकुमार विनोदों के लिए उपयोग में लाना शुरू किया था। वात्स्यायन के कामसूत्र से पता चलता है कि आज से 2000 वर्ष पहले का भारतवर्ष नाखूनों को जम के संवारता था। उनके काटने की कला काफ़ी मनोरंजक बताई गई है। त्रिकोण, वर्तुलाकार, चंद्राकार, तंतुल आदि विविध आकृतियों के नाखून उन दिनों विलासी नागरिकों के न जाने किस काम में आया करते थे। उनको शिक्षक यानी मोम और अलक्त आलता के यत्न पूर्वक रगड़कर लाल और चिकना बनाया जाता था। गोंड देश के लोग उन दिनों बड़े बड़े नखों को पसंद करते थे। तो साथियों, गोंड देश के लोग क्या पसंद करते थे? बड़े नाखून कौन सा देश पसंद करता था? तो गोंड देश के लोग पसंद करते थे। आगे लिखा हुआ है, और दक्षिणत लोग छोटे नखों को पसंद करते हैं। साथियों, यदि आपसे प्रश्न पूछा जाए कि दक्षिणत लोग छोटे नाखून कौन से देश वाले पसंद करते थे, तो दक्षिणात लोग जो थे वो छोटे नाखून पसंद करते थे। अपनी अपनी रुचि है, देश भी कला भी। लेकिन समस्त अधोगमनी वृत्तियों की ओर नीचे खींचने वाली वस्तुओं को भारतवर्ष ने मनुष्योचित बनाया है। यह बात चाहूँ भी तो भूल नहीं सकता। ये गहन वाली बातें कौन कह रहे हैं? तो ये निबंधकार कह रहे हैं। मानव शरीर का अध्ययन करने वाले प्राणी विज्ञानियों का निश्चित मत है कि मानव चित्त की भांति मानव शरीर में भी बहुत सी अभ्यासजन्य सहज वृत्तियाँ रह गई हैं। दीर्घकाल तक उनकी आवश्यकता रही है। अतएव शरीर ने अपने भीतर एक ऐसा गुण पैदा कर लिया है कि वे वृत्तियाँ अनायास ही और शरीर के अनजान में भी अपने आप काम करती हैं। नाखून का बढ़ना उसमें से एक है, केस का बढ़ना दूसरा है, दांत का दोबारा उठना तीसरा है, पलकों का गिरना चौथा है, और असल सहजता वृत्तियों में अनजान की स्मृतियों को ही कहते हैं। हमारी भाषा में भी इसके उदाहरण मिलते हैं। अगर आदमी अपने शरीर की, मन की और वाक की अनायास घटने वाली वृत्तियों का वे विचार करे तो उसकी अपनी प्रवृत्तियाँ पहचानने में बहुत सहायता मिलेगी। पर कौन ये सोचता है? सोचना तो क्या चाहता है? उसे इतना भी पता नहीं चलता कि उसके भीतर नख बढ़ लेने की जो सहजता वृत्ति है वह उसके पशुत्व का प्रमाण है। उन्हें काटने की जो प्रवृत्ति है वह उसकी मनुष्यता की निशानी है। साथियों, बहुत अच्छी लाइन लिखी गई है यहाँ पर कि नाखून का बढ़ना पशुत्व की निशानी है और उस नख या नाखून को काटना मनुष्यता की निशानी है। तो यदि आपसे वस्तुनिष्ठ प्रश्न के रूप में पूछा जाए कि नख का बढ़ना किसकी निशानी है, तो पशुत्व की निशानी, और नख का काटना मनुष्यता की निशानी है। और यदि पशुत्व के चिन्ह उसके भीतर रह गए तो वह पशुत्व को छोड़ चुका है। पशु बनकर वह आगे नहीं बढ़ सकता, उसे कोई और रास्ता खोजना चाहिए। अस्त्र बढ़ाने की प्रवृत्ति मनुष्यता की विरोधनी है। मेरा मन पूछता है, किस ओर मनुष्य किस ओर बढ़ रहा है, पशुता की ओर या मनुष्यता की ओर, अस्त्र बढ़ाने की ओर या अस्त्र काटने की ओर? मेरा निर्बोध बालिका ने मानो मनुष्य जाति से ही प्रश्न किया है। जानते हो नाखून क्यों बढ़ते हैं? ये हमारे पशुता के अवशेष हैं। मैं भी पूछता हूँ, जानते हो ये अस्त्र शस्त्र क्यों बढ़ रहे हैं? ये हमारी पशुता की निशानी है। भारतीय भाषाओं में प्रायः ही अंग्रेजी के इंडिपेंडेंस शब्द का समानार्थी शब्द नहीं व्याप्त होता है। 15 अगस्त को जब अंग्रेजी भाषा के पत्र इंडिपेंडेंस की घोषणा कर रहे थे तो देशी भाषा का पत्र स्वाधीनता दिवस की चर्चा कर रहे थे। इंडिपेंडेंस शब्द अर्थ है अधीनता या किसी की अधीनता का अभाव, या स्वाधीनता शब्द का अर्थ है अपने ही अधीन रहना। अंग्रेजी में कहना हो तो सेल्फ डिपेंड कह सकते हैं। मैं कभी भी सोचता हूँ कि इतने दिनों तक अंग्रेजी की अनुवृत्तिका करने के बाद भी भारतवर्ष इंडिपेंडेंस को अधीनता क्यों नहीं कह सका। उसने अपनी आज़ादी के
जितने भी नामांकन किए, स्वतंत्रता, स्वराज्य, स्वाधीनता, उन सब में स्व का बंधन अवश्य रखा गया है। यह क्या संयोग की बात है, या हमारी समूची परंपरा ही अनजान में है, हमारी भाषा के द्वारा प्रकट होती रही। मुझे प्राणी विज्ञानी की बात फिर याद आती है। सजत्वतियाँ अनजानी स्मृतियों का ही नाम है। स्वराज होने के बाद स्वभावतः ही हमारे नेता और विचारशील नागरिक सोचने लगे हैं कि इस देश को सच्चे अर्थ में सुखी कैसे बनाया जाए। हमारे देश के लोग पहली बार यह सब सोचने लगे हैं कि ऐसी बात नहीं है। हमारा इतिहास बहुत पुराना है। हमारे शास्त्रों में इस समस्या को नाना भावों से, नाना पहलुओं से विचार किया गया है। हम कोई नौसुखियाँ नहीं हैं जो रातों रात अनजान जंगलों में पहुंचकर आरक्षित छोड़ दिए गए हैं। हमारी परंपरा महिमामयी, उत्तराधिकारी विपुल और संस्कार उज्ज्वल है। हमारे अनजान में भी ये बातें हमें एक खास दिशा में सोचने की प्रेरणा देती हैं। यह जरूर है कि परिस्थितियां बदल गई हैं, उपकरण नए हो गए हैं और उलझनों की मात्रा भी बहुत बढ़ गई है, पर मूल समस्या बहुत अधिक नहीं बदलती है। भारतीय चित्त जो आज भी अधीनता के रूप में न सोचकर स्वाधीनता के रूप में सोचता है, वह हमारे दीर्घकालीन संस्कारों का फल है। वह स्व के बंधन को आसानी से नहीं छोड़ सकता है। अपने आप पर अपने आप के द्वारा लगाया हुआ बंधन हमारी संस्कृति की बड़ी भारी विशेषता है। ऐसा तो नहीं मानता कि जो कुछ हमारा पुराना है, जो कुछ हमारा विशेष है, उसमें हम चिपटे ही रहें। पुराने का मोह सब समय वांछनीय नहीं होता है। मेरे बच्चे को गोद में दबाए रहने वाली मरे बच्चे को गोद में दबाए रहने वाली बंदरिया मनुष्य का आदर्श नहीं बन सकती हैं, परंतु मैं ऐसा भी नहीं सोच सकता कि हम नई अनुसंधित्वता के नशे में चूर होकर अपना सरबस खो दें। कालिदास ने कहा था कि सब पुराने अच्छे नहीं होते हैं, सब नए खराब ही नहीं होते हैं। भले लोग दोनों की जांच कर लेते हैं, जो हितकारी होता है उसे ग्रहण करते हैं, और मूढ़ लोग दूसरों के इशारे पर भटकते रहते हैं। सो हमें परीक्षा करके ये बात सोच लेना होगी। अगर हमारे पूर्व संचित भंडार में वह हितकर वस्तु निकल जाए, जिससे बढ़कर और क्या हो सकता है। जातियां इस देश में अनेक आई हैं, लड़ती झगड़ती भी रही हैं, फिर प्रेम पूर्वक बस गई हैं। सभ्यता की नाना सीढ़ियों पर खड़ी और नाना सीढ़ियों पर खड़ी है, और नाना और मुख करके चलने वाली इन जातियों के लिए एक सामान्य धर्म खोज निकालना कोई सहज बात नहीं है। भारतवर्ष के ऋषियों ने अनेक प्रकार की इस समस्या को सुलझाने की कोशिश की थी, पर एक बात उन्होंने लक्ष्य की थी, समस्त वर्णों और समस्त जातियों का एक सामान्य आदर्श भी है, वह अपने ही बंधनों से अपने को बांधना। मनुष्य पशु से किस बात से भिन्न है? आहार, निद्रा आदि। पशु सुलभ स्वभाव उसके ठीक वैसे ही हैं जैसे अन्य प्राणियों के ठीक हैं, फिर वह उस यही है, लेकिन वह फिर भी पशु से भिन्न है। उसमें संयम है, दूसरों के लिए सुख दुख के प्रति संवेदना है, श्रद्धा है, तप है, त्याग है। यह मनुष्य के स्वयं के उद्वित बंधन है। इसलिए मनुष्य झगड़े टंटे को अपना आदर्श नहीं मानता है। गुस्से में आकर चढ़ दौड़ने वाला अविवेकी को बुरा समझता है, और वचन, मन और शरीर में किए गए असत्याचरण को गलत आचरण मानता है। यह किसी भी जाति या वर्ण या समुदाय का धर्म नहीं है, यह मनुष्य मात्र का धर्म है। महाभारत में इसलिए निर्भर भाव, सत्य और अक्रोध को सब वर्गों का सामान्य धर्म कहा गया है। क्या कहा गया महाभारत में, जो हमने रेड लाइन से इंगित किया है? एतो द्वि तृतीय श्रेष्ठ सर्वभूतेषु भारत, निरतरा महाराजा सत्य काम क्रोधम एवच।
अन्यत्र इसमें निरंतर दानशीलता को भी गिनाया गया है। गौतम ही कहता था कि मनुष्य ही मनुष्य था, यही सबसे दुख, सुख और सहानुभूति के साथ दिखता है। यह आत्मा निर्मित बंधन ही मनुष्य को मनुष्य बनाता है। अहिंसा, सत्य और अक्रोधमूलक धर्म का मूल है। मुझे आश्चर्य होता है कि अनजान में भी हमारी भाषा में यह भाव कैसे रह गया। लेकिन मुझे नाखून के बढ़ने पर आश्चर्य हुआ था। अज्ञान सर्वज्ञ आदमी को पछाड़ता है और आदमी ही आदमी की सदा उनका लोहा लेने को कमर कसे हैं। मनुष्य को सुख कैसे मिलेगा? मनुष्य को सुख कैसे मिलेगा? बड़े बड़े नेता कहते हैं कि वस्तुओं की कमी और मशीन बिठाओ और उत्पादन बढ़ाओ और धान की वृद्धि करो और बाह्य उपकरणों की ताकत बढ़ाओ। एक बूढ़ा कहता है, बाहर नहीं भीतर की ओर देखो, हिंसा को मन से दूर करो। साथियों, बूढ़ा जो आदमी है उसमें गांधी जी के लिए शब्द बताए गए हैं। क्यों गांधी जी क्या कहते हैं? क्यों गांधी जी बूढ़े थे, इसलिए गांधी जी एक जमाने में जवान भी थे जब उनकी मृत्यु हुई, तो उस दौरान की बात हो रही है। एक बूढ़ा कहता है, बाहर नहीं भीतर भी देखो, हिंसा को मन से दूर करो, मिथ्या को हटाओ, क्रोध और द्वेषता को दूर करो, लोगों के लिए कष्ट सहो, आराम की बात मत सोचो, प्रेम की बात सोचो, आत्मतोषण की बात सोचो, काम करने की बात को सोचो। उसने कहा, प्रेम ही बड़ी चीज है, क्योंकि वह हमारे भीतर उत्कलता पशु की प्रवृत्ति है, स्व का बंधन मनुष्य का स्वभाव है। बूढ़े की बात अच्छी लगी या नहीं पता नहीं, उसे गोली मार दी गई। साथियों, यहाँ पर ये पूरा जो सेंटेंस है ये गांधी जी के लिए लिखा गया, मोहनदास करमचंद गांधी जी के लिए लिखा गया है। आदमी के नाखून बढ़ने की प्रवृत्ति ही हावी हुई है। मैं हैरान हूँ, सोचता हूँ, बूढ़े ने कितनी गहराई में बैठ कर मनुष्य की वास्तविक चरितार्थ का पताया लगाया था। ऐसा कोई दिन आ सकता है जबकि मनुष्य के नाखूनों का बढ़ना बंद हो जाएगा। प्राणी शास्त्रियों का ऐसा अनुमान है कि मनुष्य का अनावश्यक उसी प्रकार झड़ जाएगा जिस प्रकार उस पूंछ झड़ गई है। उस दिन मनुष्यता की पशुता भी लुप्त हो जाएगी। शायद उस दिन मरणोशास्त्र का प्रयोग भी बंद हो जाएगा। तब तक इस बात से छोटे बच्चों की परिचित कर देना वांछनीय जान पड़ता है कि नाखून का बढ़ना मनुष्य के भीतर पशुता की निशानी है और उसे नहीं बढ़ने देना मनुष्य की अपनी इच्छा है, अपना आदर्श है। व्रत जीवन को रोकना मनुष्यता का तकाजा है। मनुष्य में जो घृणा है, जो अनायास है, बिना सिखाए आ जाती है, वह पशुता का द्योतक है। अपने संयम रखना, दूसरों में मनोभावों को अंदर करना मनुष्य का सर्वधर्म है। बच्चे यह जान तो अच्छा होगा कि अभ्यास और तप से प्राप्त वस्तुएं मनुष्य की महिमा को सूचित करती हैं। सफलता और चरितार्थ में अंतर है। मनुष्य मनोशास्त्र से, संचय से, बाह्य उपकरणों के बाहुल्य में उस वस्तु को भी पा सकता है जिसे उसने बड़े आडंबर के साथ सफलता का नाम दे रखा है। परंतु मनुष्य की चरितार्थ प्रेम में है, मैत्री में है, त्याग में है, अपने को सबके मंगल के निश्चित भाव से देने में है। नाखूनों का बढ़ना मनुष्य की उस अंधसहज वृत्तियों का परिणाम है जो उसे जीवन में सफलता में आना चाहती है। उसको काट देना उस स्वनिर्धारित आत्मबंधन का फल है जो उसे चरितार्थ की ओर ले जाता है। नाखून बढ़ते तो बड़े, मनुष्य उन्हें बढ़ने नहीं देगा। तो साथियों, ये था नाखून क्यों बढ़ते हैं पाठ का सारांश स्क्रीन पर चल रहा है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने जो लिखी थी। आप चाहे तो वीडियो को रोककर इस पाठ के सारांश को आप पढ़ सकते हैं। वैसे हमने पूरा पाठ पढ़ लिया है, इसलिए सारांश की आवश्यकता नहीं है, फिर भी हमने सारांश आप लोगों के लिए तैयार कर रखा है। चाहे तो आप इस वीडियो को रोक के सारांश को पढ़ सकते हैं। और इस सारांश के बाद हम चलेंगे
महत्वपूर्ण प्रश्नों की ओर। साथियों, लगभग हम कहें तो 20 से 22 मिनट का पाठ था। अच्छा पाठ था। उसके हम एमसीक्यू देखते हैं। पाठ इसलिए हमने पढ़ा क्योंकि उसके अंदर से आपके आंसर आसानी से बन जाएंगे। पहला प्रश्न है, नाखून क्यों बढ़ते हैं कि निबंधकार कौन है? तो आप अच्छे से नाम जानते हैं, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। द्विवेदी जी ने निर्लज्ज अपराधी किसे कहा है? तो नाखून को कहा है। किस देश के लोग बड़े बड़े नख पसंद करते थे? तो गोंड देश के। कौन से देश के नखों को पसंद नहीं करते? तो दक्षिणाय देश के। हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ था? ये क्वेश्चन मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ, बता दिया गया था, आप लोग टिक कर लीजिएगा और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर दीजिएगा। हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कहाँ हुआ? बलिया, उत्तर प्रदेश में। कौन मनुष्य का आदर्श नहीं बन सकता? तो बंदरिया। हमने पढ़ा कि बंदरिया अपने बच्चों को, मरे हुए बच्चों को भी अपने साथ लेके चलती हैं। नख किसका प्रतीक है? तो साथियों बी ऑप्शन, पशुता का। पृथ्वीराज रासो किनका संपादन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी का। काशी हिंदू विश्वविद्यालय ने हजारी प्रसाद द्विवेदी को कौन सी उपाधि ग्रहण की थी या दी गई थी? जो ज्योतिषाचार्य की उपाधि दी गई थी। हजारी प्रसाद द्विवेदी को पद्म भूषण की उपाधि से कब सम्मानित किया गया था? साथियों इसका आंसर भी आप लोगों को बताना होगा क्योंकि हमने आप लोगों को बता दिया था। कमेंट बॉक्स में करके आप बताइएगा। पाठ के शुरू में हमने इसके बारे में बताया था। अशोक के फूल किसकी रचना है? तो साथियों स्वाभाविक है, हजारी प्रसाद द्विवेदी की। हजारी प्रसाद द्विवेदी की मृत्यु कब हुई थी? इसका भी आंसर हमने आपको बताया था, 1979 दिल्ली में हुई थी। नाखून का इतिहास किस पुस्तक से मिलता है? तो कामसूत्र से मिलता है। 15 हजारी प्रसाद द्विवेदी ने डीलिट की उपाधि किस विश्वविद्यालय से ली थी? तो लखनऊ विश्वविद्यालय से ली थी। कहानी के चंद्रकार, त्रिकोण, तंतुल, वार्ताकार आकृतियों का संबंध मानव के किस अंग से? तो इसका ऑप्शन ए, नख से। द्विवेदी को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचना के लिए मिला था? तो इसका आंसर भी आप कमेंट बॉक्स में करके हमें बताइएगा। प्राचीन मानव का प्रमुख अस्त्र क्या था? तो नाखून। आर्यों के पास था लोहे के अस्त्र। नगधर मनुष्य आज किस पर भरोसा नहीं करता है? सी आंसर हो जाएगा, एटम बम पर। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने साहित्य के किस विधा के लेखन नहीं थे? तो यदि हम कहें तो वो ये ललित निबंध के लेखन थे। वो जनरली वो कहानी नहीं लिखते थे। नाखून क्यों बढ़ते हैं किस प्रकार का निबंध है? तो ललित निबंध है, ए ऑप्शन। 23, लेखक के अनुसार मनुष्यता के नाखून किसके जीवंत प्रतीक है? सी ऑप्शन, पाशुव्रतियों के। सब पुराने अच्छे नहीं होते, सब नए खराब नहीं होते, ऐसा किसका कहना है? कालिदास जी का कहना है। द्विवेदी जी ने निर्लज्ज अपराधी किसे कहा है? नाखूनों को कहा है। पुराने का मुंह समय के समय वांछनीय ही नहीं होती, किस लेखक की पंक्ति है? इसका कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके बताइएगा। दधीची की हड्डी से क्या बना हुआ था? साथियों आपने पढ़ा था, इंद्र का वज्र। सहजताव्रतियाँ किसे कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। द्विवेदी जी ने किसने पूछा था कि नाखून क्यों बढ़ते हैं? उनकी लड़की ने पूछा था। नाखून क्यों बढ़ते हैं पाठ में बूढ़े ने सबसे बड़ी चीज किसे माना? बूढ़े ने सबसे बड़ी चीज किसे माना? तो हम लोगों ने इसमें प्रेम, क्रोध, भय और घृणा की बात हुई है, तो घृणा और क्रोध को माना। कालिदास की ललित योजना किनकी रचना है? इसका आंसर भी आप कमेंट बॉक्स में करके दीजिएगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी की। मनुष्य को नाखून की जरूरत क्यों होती है? जंगली जीवन के लिए। देवेंद्र और मानवेंद्र ने से क्यों सहयोग लेना पड़ा? अस्त्र, लोहे के अस्त्र शस्त्र के कारण। कितने वर्ष पहले भारत वंशियों के नाखूनों को जम के संवारते थे? तो 2000 वर्ष पूर्व। मनुष्यों के सुखी बनने हेतु भौतिक संसाधनों की वृद्धि करने की सलाह कौन देता है? नेता। देश की आज़ादी के लिए हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अपने निबंध में किस शब्द का उपयोग किया है? स्वाधीनता। कौन नाखून को जिलाए जा रहा है? इसका आंसर साथियों कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप बताइएगा क्योंकि हमने पाठ के अंदर पढ़ा। नाखून क्यों बढ़ते हैं निबंध में लेखक ने किस बूढ़े का जिक्र किया? तो साथियों मैंने आपको बताया था, महात्मा गांधी का जिक्र हुआ। दंतावली का अर्थ क्या है? दंतावली, दंतावलंबी, दांतों का सहारा लेकर जीने वाला। 39 का आंसर।
नाखून क्यों बढ़ते हैं? निबंधकार का कौन सा दृष्टिकोण बताया गया है? पशुवाद दृष्टिकोण बताया गया। 40 का ए ऑप्शन हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 1 के थोड़े से लॉन्ग आंसर क्वेश्चन है साथियों। लॉन्ग आंसर आते नहीं है, पर हम इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि यहाँ से आप एमसीक्यू बना सकते हो, आसानी से आंसर दे सकते हो। नाखून क्यों बढ़ते हैं? यह प्रश्न लेखक के आगे कैसे उपस्थित हुआ? तो यह प्रश्न एक दिन लेखक की छोटी लड़की ने उनसे पूछा। उस दिन ये प्रश्न लेखक के सोचने का विषय बन गया। स्वाधीनता शब्द की सार्थकता लेखक क्या बताता है? स्वाधीनता शब्द का अर्थ है अपने ही अधीन रहना, क्योंकि यहाँ के लोग अपनी आज़ादी के जितने भी नामांकन किए उनमें स्वतंत्रता, स्वराज, स्वाधीनता, उनमें स्व का बंधन अवश्य हुआ है। लेखक के अनुसार सफलता और चरितार्थता क्या है? सफलता और चरितार्थता में लेखक ने अंतर होने की बात बताइए। किसी प्रकार से बल, छल या बुद्धि से सफल हो जाना सफलता, लेकिन प्रेम, मैत्री, त्याग एवं जन कल्याण का भाव रखते हुए जीवन में आगे बढ़ना चरितार्थ है। लेखक की दृष्टि में हमारी संस्कृति की बड़ी भारी विशेषता क्या है? स्पष्ट करें। लेखक की दृष्टि में हमारी संस्कृति की बड़ी भारी विशेषता है कि आप पर अपने आपके द्वारा लगाया हुआ बंधन। भारतीय चित्त जो आज ही अधीनता के रूप में न सोचकर स्वाधीनता के रूप में सोचता है, यह भारतीय संस्कृति की विशेषता का ही फल है। यह विशेषता हमारे दीर्घकालीन संस्कारों से आई है, इसलिए स्व के बंधन को आसानी से नहीं छोड़ा जा सकता है। प्रश्न क्रमांक 5, मनुष्य की पूंछ की तरह उसके नाखून भी एक दिन झड़ जाएंगे। प्राणी शास्त्रियों के अनुसार यह अनुमान लेखक के मन में ऐसी आशा कैसे जगी? प्राणी शास्त्रियों का ऐसा अनुमान है कि एक दिन मनुष्य की पूंछ ही तरह उसके नाखून भी झड़ जाएंगे, क्योंकि इस तथ्य के आधार पर ही लेखक ने मन की आशा जगती है कि भविष्य में मनुष्य के नाखून का बढ़ना बंद हो जाएगा। मनुष्य का अनावश्यक अंग उसी प्रकार झड़ जाएगा जिस प्रकार उसकी पूंछ झड़ गई है, अर्थात मनुष्यता पशुता को पूर्णतः त्याग कर पूर्णता मानवता को प्राप्त कर लेगी। लेखक द्वारा नखनों को अस्त्र के रूप में देखना कहाँ तक संगत है? तो साथियों, हम लोगों ने इसमें पढ़ा है जो वन मानुष होते थे उनके नाखून होते थे, इसलिए तर्क संगत नहीं है। लेखक के लिए प्रसंग में कहा गया कि बंदरिया मनुष्य का आदर्श नहीं बन सकती। क्यों नहीं बन सकती? क्योंकि जब बंदरिया का बच्चा मर जाता है तो वो अपने सीने से उसको लगा कर रख सकती है, तो ऐसा आदर्श नहीं बना जा सकता। मनुष्य बार बार नाखून को क्यों काटता है? क्योंकि वो पशुता की निशानी है, इसलिए उसको बार बार काटता है। निबंध में लेखक ने किस बूढ़े का जिक्र किया? तो हमने कहा कि महात्मा गांधी का उसने जिक्र किया है। सुकुमार विनोद के लिए नाखूनों के उपयोग में लाना मनुष्य को कैसे शुरू किया? तो हम यदि कहें तो लेखक ने कहा है कि पशुता यानी पशुता मानव जब धीरे धीरे विकसित हुआ, सभ्यता बना, तब पशुता की पहचान को कायम रखने वाले नाखूनों को काटने की प्रवृत्ति पनपी। यह प्रवृत्ति कलात्मक रूप लेने लगी। वात्स्यायन के काम सूत्र से पता चलता है कि भारतवंशियों में नाखून को जम के संवारने की परिपाटी आज से 2000 वर्ष पहले थी। उसे काटने के लिए कला काफ़ी मनोरंजन बताई गई। त्रिकोणाकार, वर्तुलाकार, चंद्राकार, दंतल आदि विविध आकृतियों के नाखून उन दिनों विलासी नागरिकों के मनोविध का साधन था। तो साथियों, ये था नाखून क्यों बढ़ते हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी का ललित निबंध। आई होप वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। साथियों, वीडियो की लेंथ थोड़ी सी बढ़ गई है, इसके लिए हम आपसे क्षमा चाहते हैं, पर हमने इसमें ज़्यादा से ज़्यादा पूरे चैप्टर को समाविष्ट करने की कोशिश की है। तो मैं डॉक्टर दीपेंद्र कुमार शर्मा आपसे विदा लेता हूँ। नए वीडियो के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि हमें एक मोटिवेशन मिलता रहे। हम इसी प्रकार से आपके लिए नए नए वीडियो लेकर आते रहें, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि वीडियो आप लोगों को कैसे लगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ वीडियो को लाइक भी करें और अपने दोस्तों तक शेयर अवश्य करें। धन्यवाद साथियों।